हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 को पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर 5 है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग अर्थ के मेजर डोमेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है एज यू हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इज ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। कह रहा है कि हम लोग पहले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि हमारा अर्थ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, प्लैनेट है जिस पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है, जिंदगी यहाँ पर है। आगे कहता है ह्यूमन बींग्स कैन लिव हियर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लैंड वाटर एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। कह रहा है कि यहाँ पर जो अर्थ में वो चीज़ जो क्या कह रही है, ज़िंदगी को मुमकिन कर रही है, मतलब यहाँ पर लिविंग थिंग्स है, वो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि लैंड हो गया, एयर हो गया और वाटर हो गया। तो हमको या किसी भी जीवित चीज़ को रहने के लिए इन तीन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। लैंड का ज़रूरत पड़ता है, वाटर का ज़रूरत पड़ता है और एयर का ज़रूरत पड़ता है। वो तीनों क्या है, हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। आगे कहता है द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। कह रहा है कि जो अर्थ का सरफेस है ना, इस पे कह रहा है कि इस पे क्या कह रहा है कि तीन जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है वो क्या करता है, यहाँ पर मिलता है, एक दूसरे से ओवरलैप करता है और इंटरेक्ट करके यहाँ पर लाइफ को पॉसिबल बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जीते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो कह रहा है कि अर्थ का तीन कंपोनेंट्स है ना, जो मिलके क्या करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ये तीनों कंपोनेंट क्या करते हैं, मिलके यहाँ पर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, कह रहा है कि द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लीव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। कह रहा है कि अर्थ का वो पार्ट जिसपे हम लोग रहते हैं, है ना, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धरती बोलते हैं, जिसको हम लोग धरती बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, लैंड बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। मतलब अर्थ का वैसा हिस्सा जिसपे हम लोग अपना मकान बनाते हैं, रहते हैं, चलते हैं, है ना, फिरते हैं, तो वो सारा जिसपे पेड़ उगते हैं, तो वो सारा का सारा जो हार्ड पार्ट है, रॉकी पार्ट है अर्थ का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। आगे कहता है द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब कह रहा है कि अर्थ के चारों तरफ एक एयर का ब्लैंकेट है। मतलब क्या होता है, हवा का एक चादर है जो अर्थ को पूरी तरह से ढका हुआ है, कवर किया हुआ है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इस लेयर को, हवा का उस चादर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। आगे कहता है कि इस एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और भी गैसेस पाए जाते हैं, है ना। तो कह रहा है कि इन जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो रहता है, और नाइट्रोजन, है ना, तो प्लांट क्या होता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में नाइट्रोजन को लेता है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ है वो क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, किस लेयर में, एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है जो अर्थ को कवर किया रहता है, और ये सारे गैसेस, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये एटमॉस्फेयर में ही पाए जाते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। कह रहा है कि पानी जो है पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग को कवर करता है। अगर हम अपने पृथ्वी का बात करें तो हमारा पृथ्वी जो है, दूर से अगर हम लोग देखेंगे, है ना, स्पेस से अगर हम लोग देखते हैं या चंद्रमा से देखते हैं, तो हमारा पृथ्वी नीला दिखाई देता है। तो नीला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका जो है अप्रॉक्स 70% जो पार्ट है वो क्या है, वाटर है। मतलब 70% भाग में पृथ्वी का पानी है, और इसीलिए इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। वो हिस्सा पृथ्वी का जो पानी से ढका हुआ है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। कह रहा आगे द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल द फॉर्म्स दैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। कह रहा है कि पृथ्वी में हर वो फॉर्म में जिसमें कि पानी प्रेजेंट होता है, चाहे वो क्या होगा, आइस के फॉर्म में हो, वाटर वेपर के फॉर्म में हो, या लिक्विड वाटर के फॉर्म में हो, वो सारा किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। मतलब पानी का कोई भी पार्ट वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो वाटर वेपर के फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड आइस के फॉर्म में हो, या पानी खुद अपने क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हो, तो वो किसके अंदर आता है, हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है।
कह रहा था बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब आगे कह रहा है कि बायोस्फीयर पृथ्वी का एक वैसा जोन होता है जहाँ पर क्या होता है, ये तीनों आपस में आके मिलते हैं और यहाँ पर जिंदगी को क्या करता है, पॉसिबिलिटी देता है। मतलब यहाँ पर जिंदगी जी सकता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब यहाँ पर लिथोस्फीयर हो गया, एटमोस्फीयर हो गया और हाइड्रोस्फीयर हो गया, वो तीनों मिलके एक नैरो जोन का क्रिएशन करते हैं और इस जोन को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। हम लोग अगर बात करें तो हम लोग भी बायोस्फीयर में रहते हैं, क्योंकि हमारे आसपास क्या है, लैंड है, हम लोग लैंड पे रह रहे हैं, हम लोग घिरे हुए हैं एटमॉस्फेयर से, और क्या है हमारे आसपास हाइड्रोस्फीयर है। तो ये तीनों मिलके क्या करता है, बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करता है। और बायोस्फीयर वैसा लेयर होता है जहां पर क्या होता है, ये तीनों चीज मिलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, और वहां पर क्या होता है, लाइफ पॉसिबल होती है। तो उसी जोन को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। चलिए अगर हम लोग डिटेल में देखें लिथोस्फीयर के बारे में, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। कह रहा है कि पृथ्वी का जो सॉलिड पार्ट है, पृथ्वी का जो सॉलिड पार्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। मतलब सॉलिड का जो हिस्सा जिस पे लैंड है ना, जिस पे लैंड वाला है, रॉकी सब्सटेंस है, प्लेट्यूज है, वो सारा का सारा लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है। कह रहा है इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स सस्टेन द ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि अगर हम लोग लिथोस्फीयर का बात करें तो लिथोस्फीयर में जो भी रॉकी सब्सटेंस आता है ना, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, वो भी आ गया, प्लेट्यूज हो गया, या तो अगर हम लोग प्लेन्स रीजन का बात करें जहाँ पर क्या होता है, सॉइल फर्टाइल होता है, हम लोग एग्रीकल्चर के लिए ऐसे लैंड का यूज करते हैं ना, हम लोग यूज का क्या होता है, प्लेन्स रीजन में जो सॉइल फर्टाइल होते हैं वहाँ पर क्या होता है, क्रॉप्स उगाते हैं अपने आप को। हम क्या होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या होता है, पोषण करने के लिए क्या होता है, क्रॉप्स को उगाता है। तो वो कहाँ उगाएगा, वो वैसे जगह पर उगाता है जहाँ पे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हो, और ये ज़्यादातर क्या होता है, प्लेन में होता है। आगे कह रहा है देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, द लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। कह रहा है कि अगर हम लोग आगे बात करें तो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है ना। तो पृथ्वी को अगर हम लोग बात करें तो जो पृथ्वी है उसमें बहुत बड़ा भूखंड होता है, मतलब लैंड मास है, जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है, जिसको हम लोग किस में बांटते हैं, कॉन्टिनेंट्स। मतलब ये जो जमीन का बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और वाटर जो लार्ज ह्यूज वाटर बॉडीज है उसको हम लोग ओशियंस कहते हैं, उसको हम लोग ओशियंस कहते हैं। मतलब अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो पृथ्वी को हम लोग जो बड़ा बड़ा जो जमीन का टुकड़ा है उसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और जो पानी का जो भाग है उसको हम लोग ओशियंस बोलते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आर द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर। कह रहा है आगे कि जितना भी ओशियंस है, जितना भी ओशियंस है वो सारे के सारे एक ओशियन दूसरे ओशियन से इंटरकनेक्टेड है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग ग्लोब में देखेंगे, है ना, तो ग्लोब में देखेंगे कि जितने भी ओशियंस हैं वो सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का एल्टीट्यूड नापते हैं, हाइट नापते हैं, तो हम हमेशा क्या होता है, सी लेवल को लेते हैं, क्योंकि जितना भी सी है वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। और पानी जब क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है, मतलब क्या होता है, अगर पानी किसी भी एक क्या होता है, एक लेयर को मेंटेन करता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि पानी कहीं पर क्या होगा, अगर एक लेयर में है तो वो क्या होगा, कहीं पे ऊंचा रहेगा, कहीं पे नीचा होगा, वो एक लेयर को मेंटेन करता है। अगर पानी क्या आपस में कनेक्टेड है तो वो एक लेयर को मेंटेन करता है। इसलिए हम लोग थ्रू आउट द ग्लोब क्या होता है कि सी लेवल से भी कहीं का भी एल्टीट्यूड को मेजर करते हैं। अब आगे कह रहा है कि लैंड मास, क्या लैंड मास भी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं? तो कुछ लैंड मास का अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ लैंड मास क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपस में सारे के सारे लैंड मास कनेक्टेड नहीं होते हैं। चलिए कह रहा है कि द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, द एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन 0। अब वही चीज़ को कह रहा है कि जितने भी ओशियंस हैं
जितने भी सी हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसी वजह से हम लोग पृथ्वी पे कहीं पर भी अगर हाइट को मेजर करते हैं तो वो कहाँ से मेजर करते हैं, सी लेवल से, और सी लेवल को 0 माना जाता है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें माउंट एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है वो क्या है 8848 मीटर। तो वो आखिर जो हम लोग कहाँ से मेजर किए हैं, वो जो मेजर किए हैं हम लोग सी लेवल से मेजर किए हैं। तो अगर भारत का कोई इंसान कहता है कि 8848 जो है वो क्या है, एल्टीट्यूड है हमारे माउंट एवरेस्ट का, तो अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति के लिए भी उतना ही हाइट होगा माउंट एवरेस्ट का, क्योंकि जितना सी लेवल क्या होगा भारत में इंडियन ओशियन का हो जाएगा या अरेबियन सी का हो जाएगा, उतना ही लेवल उसके पास एटलांटिक या पैसिफिक ओशियन वो अपने आसपास पाएगा। क्योंकि लेवल क्या होता है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए क्या होता है सारे का लेवल एक होता है। इसीलिए क्या होता है एल्टीट्यूड में कोई भी वेरिएशन नहीं देखा जाता है। इसलिए हम लोग क्या होता है कि सी को ही कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर ग्लोब दिखाया गया है, यहाँ पर जो ग्लोब दिखाया गया है ये आप देख सकते हैं कि ये जो क्या होता है कलरफुल जो पार्ट है ये क्या होता है कॉन्टिनेंट्स दिखाया गया है। अगर हम लोग कॉन्टिनेंट्स का बात करें तो जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें हमारा भारत भी है वो कौन सा है, वो है एशिया, है ना। तो यहाँ पर एशिया है जिसको येलो कलर से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येलो कलर से दिखाया गया, और इसी से इंटरकनेक्टेड एक दूसरा लैंड मास है जिसको हम लोग यूरोप बोलते हैं ना। कह रहा है कि ये एशिया और यूरोप जो है वो ये दोनों लैंड मास जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब कह रहा है कि एशिया और यूरोप को जो है उरल माउंटेन जो है ये क्या करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है। तो रसिया भी एक ऐसा देश है जो क्या होता है कि रसिया का कुछ भाग हमारे यूरोप में है और ज़्यादातर जो हिस्सा है वो क्या है एशिया में है, जो दोनों कॉन्टिनेंट में वो बहुत बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। इसलिए क्या होता है उसका कुछ हिस्सा क्या है यूरोप में भी है, बाकी हिस्सा एशिया में है। अगर हम लोग जो सेकेंड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो क्या है, अफ्रीका है। वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका। ये भी एक बहुत बड़ा लैंड मास है ना, जिसके क्या होता है कि चारों तरफ से थोड़ा क्या आ रहा है कि वो एशिया के साथ कनेक्टेड है, नहीं तो अगर देखा जाए तो वो क्या है चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है। अगर हम लोग आगे बात करेंगे, अगर हम लोग इसके वेस्ट में बढ़ेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका है, और नीचे में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है साउथ अमेरिका है। अब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका ये दोनों क्या है आपस में अलग अलग कॉन्टिनेंट है, ये दोनों एक कॉन्टिनेंट नहीं है। नॉर्थ अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट है और साउथ अमेरिका अलग कॉन्टिनेंट है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये जो साउथ पोल में है ना, साउथ पोल में एक कॉन्टिनेंट है जहाँ पर लाइफ नहीं है, जहाँ पर जीवन नहीं है, वो हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है। वो कौन सा है, अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है वो थ्रू आउट द ईयर क्या होता है बर्फ से ढका हुआ होता है, क्योंकि ये पोल्स के पास है ना, जस्ट ये पोल्स यहीं पर सिचुएटेड है। इसलिए क्या होता है सालों भर यहाँ पर बर्फ से ढका रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिसर्च स्टेशन अलग अलग देश का क्या है, यहाँ पर रिसर्च स्टेशन बनाया गया है, और यहाँ पर कोई भी लोग रहते नहीं है, है ना, कोई सेटलमेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं पाया जाता है। अगर हम लोग आगे बात करें तो जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास कुछ छोटे छोटे क्या हैं आइलैंड्स हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में भी क्या है, एक आइलैंड है ना, एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है जो क्या है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और इसके आसपास क्या होता है, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ये कुछ और कॉन्टिनेंट जो ये क्या है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स के ही पार्ट है। और अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर अगर हम लोग ओशियंस का बात करें तो इंडिया के जो नीचे है, इंडिया के जो अगर हम ईस्ट का बात करेंगे तो इंडिया के ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। अगर हम लोग इसके वेस्ट का बात करेंगे तो वेस्ट में अरेबियन सी है। अगर हम इसके क्या करेंगे साउथ का बात करेंगे तो यहाँ पर इंडियन ओशियन है। अगर हम लोग अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीका के ईस्ट में इंडियन ओशियन है। अफ्रीका के क्या है कि अगर वेस्ट का बात करेंगे तो अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है ना। अटलांटिक ओशियन क्या करता है, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में जो ओशियन है वो कौन सा है, अटलांटिक ओशियन है। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्ट में, और इधर से अगर हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर एशिया के ईस्ट में कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। हमारा अर्थ क्या है, स्फीयर है ना। इसलिए जो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो पार्ट है ये ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, इधर से गोल होके क्या होता है कि ये अमेरिका के पास है ना। तो इस दोनों के बीच में इधर से क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन है। मतलब ये पार्ट जो है वो क्या होगा, उस पार्ट में जाके अटैच हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट में। और ऑस्ट्रेलिया और जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में कौन सा
ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है। तो इसी तरह कुछ हमारा क्या है, ग्लोब है, यहाँ पर ओशियन और कॉन्टिनेंट्स इसी तरह क्या है, लोकेटेड है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर कह रहा है द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर एबव द सी लेवल। कह रहा है कि पृथ्वी पे जो सबसे ऊंचाई पे केंद्रित जो पीक है ना, वो कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है वो है 8,848 मीटर सी लेवल से, मतलब इसका जो एल्टीट्यूड लिया गया है वो सी लेवल से लिया गया है। इसका जो एल्टीट्यूड लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, सी लेवल से इसका एल्टीट्यूड लिया गया है। अगर हम लोग आगे बात करें, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट द मैरीना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशियन। अगर हम लोग पृथ्वी के तल में सबसे गहरा, अगर गहराई का बात करें, है ना, अगर हम लोग ऊंचाई का बात करते हैं तो वो तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन अगर हम लोग गहराई का बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर सबसे गहरा कौन सा जगह है, तो मैरीना ट्रेंच है जो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। और उसका क्या होता है, उसका जो डेप्थ है वो 11,022 मीटर है। कितना है, 11,022 मीटर जो है उसका क्या है, डेप्थ है। जो मैरीना ट्रेंच कहाँ पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन अभी हम लोग जस्ट देखे हैं जो क्या होता है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के वेस्ट में और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट के बीच में है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुड यू इमेजिन दैट द डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। कह रहा है कि आप क्या इस चीज़ का इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जो सबसे ऊंचा पीक है 8,848, अगर हम उसको क्या होगा, पानी के अंदर डाल देंगे तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। मैरीना ट्रेंच के अंदर अगर हम लोग उसको डालेंगे तो क्या होगा, डूब जाएगा। और वहाँ से भी लगभग क्या होगा, 2,000 से 2,500 मीटर क्या हो जाएगा, वो अंदर चला जाएगा। सी लेवल से क्या होगा, 2 से 2,500 मीटर क्या होगा, वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, 8,848 और मैरीना ट्रेंच का क्या है, 11,022 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग कॉन्टिनेंट्स का बात करेंगे उसके पहले अगर हम लोग देख लें डू यू नो वाला फैक्ट्स में, कह रहा है कि एमंड हेलरी जो न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नॉर्गे जो क्या थे, इंडिया के थे, वेयर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक। कह रहा है कि एक क्या थे, न्यूजीलैंड से थे एडमंड हिलरी, है ना, और दूसरा कौन था कि तेंजिंग कहाँ से थे, भारत से थे। ये पहले पुरुष थे जो क्या हुआ थे कि माउंट एवरेस्ट पे अपना कदम रखे थे। अगर हम लोग बात करें तो एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट ऑन कब रखा गया था, 1953 में, 29 मई 1953 को ये दोनों क्या हुए थे, ये हाईएस्ट पिक तक पहुंचे थे। अब जुंको तबई जो जापान की थी, ये पहली महिला थी जो क्या हुआ थी कि कदम रखी थी 1975 में, 1975 में। और भारतीय प्रथम महिला कौन थी, बचेंद्री पाल जो थी वो पहली महिला थी, भारतीय महिला थी जो 1984 में 1984 में ये क्या हुआ थी, माउंट एवरेस्ट के पीक पे चढ़ी थी, या तो कह सकते हैं अपना पहला कदम रखी थी। तो ये क्या है, डू यू नो फैक्ट्स है। इस चीज़ फैक्ट्स को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें कॉन्टिनेंट्स के बारे में, तो कह रहा है कि टोटल जो लैंड मास है उसको 7 कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है। कितने कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है, वो क्या है, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स में इन लैंड मासेस को बांटा गया है। कह रहा है दीज आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। कह रहा है कि ये कॉन्टिनेंट्स एक से दूसरे से, ये जो बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं जिसको हम लोग ओशियंस कहते हैं, उसके द्वारा सेपरेट किया, जिसको हम लोग क्या हुआ, अभी जस्ट क्या हुआ कि ग्लोब में जब हम लोग देखे हैं तो क्या हुआ, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से क्या है, सेपरेटेड है ओशियंस के द्वारा, जो क्या है, लार्ज वाटर बॉडीज है। अब ये कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, सबसे लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। एशिया क्या है, कनेक्टेड है लैंड से यूरोप से, फिर अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और लास्ट में क्या है, अंटार्कटिका है। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो क्या होता है, अर्थ पे है। कैन आई लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम लोग ग्लोब को अच्छे से देखेंगे, तो पृथ्वी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो क्या है, जो लैंड मास है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब आप देख लीजिए, ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये इक्वेटर है, ये जो है ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन है, ये एक लैटिट्यूड है। और क्या होता है,
पैरेलल चलता है ना। और कह रहा है कि ये अर्थ को दो हिस्सा में बांटता है, नॉर्थ के तरफ का जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और साउथ का जो हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो हम इस क्या होगा, ग्लोब में आराम से देख सकते हैं, क्लियरली दिखता है कि जो ज़्यादातर जो लैंड मास है, ज़्यादातर जो लैंड मास है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर जो है पृथ्वी का हिस्सा पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर थ्रू आउट द ग्लोब अगर हम जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका से लेते हुए एशिया है, अफ्रीका का भी ज़्यादातर हिस्सा जो है वो क्या है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन सा है, अफ्रीका का कुछ पार्ट है ना, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा का सारा ही जो है पार्ट है ग्लोब का वो कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। चलिए अगर हम लोग अब कॉन्टिनेंट्स का बात करें, कह रहा है एशिया क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। मतलब अगर हम लोग सारे कॉन्टिनेंट्स का बात करें तो एशिया क्या है, इन सारे कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा लैंड मास है। कह रहा है इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि पृथ्वी का जितना भी लैंड मास है उसका 1/3 हिस्सा कौन सा है, हमारा एशिया है ना। हमारा एशिया क्यों बोले, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा प्यारा भारत जो है वो क्या, एशिया का ही पार्ट है। कह रहा है कि द कॉन्टिनेंट इज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, एशिया सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। अगर हम लोग यहाँ पर एशिया का बात करें तो एशिया पहला तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दूसरा क्या है कि ये ईस्टर्न पार्ट में है ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड क्या करता है, दो हेमिस्फीयर में सेपरेट करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर एशिया का बात करें तो एशिया क्या है कि लॉन्गिट्यूड जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से है उधर से क्या है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और दूसरा क्या है, क्या कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो क्या होता है कि एशिया से होते हुए पास करता है। एशिया से होते हुए क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और एशिया और क्या होता है कि अगर हम लोग यूरोप का बात करें, ये दोनों क्या है, लैंड मास आपस में इंटरकनेक्टेड है और इन दोनों को यूरल माउंटेन क्या करता है, अलग करता है। यूरल माउंटेन क्या करता है, बाउंड्री का काम करता है। कह रहा था कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरोसिया, है ना। अगर हम लोग बात करें जो कंबाइंड लैंड मास है, वैसा जो क्या होता है कि अगर हम लोग भूभाग का बात करें, जो एशिया और क्या है कि यूरोप दोनों से कनेक्टेड है, तो उस कनेक्टेड वाले भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं, यूरोसिया कहते हैं। मतलब वैसा लैंड मास जो कनेक्टेड है एशिया और यूरोप को, तो हम लोग उसको यूरोसिया कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, यूरोसिया कहते हैं। अब अगर हम लोग यूरोप का बात करें तो यूरोप जो है काफ़ी छोटा है एशिया के कंपैरिजन में, और ये कॉन्टिनेंट जो है ये एशिया के वेस्ट में है। ये कॉन्टिनेंट कहाँ है, एशिया के वेस्ट में है। कह रहा है द आर्टिक सर्किल पासिस थ्रू इट। कह रहा है कि कौन सा सर्किल पास करता है, आर्टिक सर्किल जो है वो क्या होता है, यहाँ पर यूरोप से होते हुए पास करता है। कह रहा है इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स, लुक एट द मैप। कह रहा है कि ये 3 तरफ से क्या है कि पानी से घिरा हुआ है। ऊपर की तरफ अगर बात करें, अगर हम लोग यूरोप के क्या करेंगे, नॉर्थ का बात करेंगे, तो ये आर्टिक ओशियन से घिरा हुआ है ना, आर्टिक ओशियन से। अगर हम इसके क्या करेंगे, अगर हम इसके ईस्ट का बात करेंगे तो ईस्ट में क्या है, यहाँ पर ईस्ट की तरफ ये एशिया से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके क्या करेंगे, अगर हम इसके वेस्ट में बात करेंगे तो वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है। और अगर हम लोग नीचे की तरफ बात करेंगे तो कौन सा है, नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडियन ओशियन है। चलिए आगे देखेंगे, जो दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, अफ्रीका है। तो अफ्रीका क्या है, दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स थ्रू आउट द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। कह रहा है कि इक्वेटर जो है वो क्या होता है कि अफ्रीका के बीचों बीच पास करता है। अफ्रीका के बीचों बीच क्या होता है, 0 डिग्री जो इक्वेटर है, जहाँ पर सनरेज क्या होता है डायरेक्टली फॉल करता है, तो वो क्या होता है, अफ्रीका के बीचों बीच जाता है। कह रहा है लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लुक एट द फिगर। हम लोग अभी फिगर में देख चुके हैं कि अफ्रीका का ज़्यादातर जो हिस्सा है, भूभाग है, वो कहाँ से जाता है, वो किस हेमिस्फीयर में, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और साउथ अफ्रीका नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, इक्वेटर के नीचे है, जो सदर्न हेमिस्फीयर में है। आगे कह रहा है कि लुक एट द फिगर, यू विल फाइंड दैट द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस।
कह रहा अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों पास करते हैं, ये तीनों लैटिट्यूड क्या होते हैं, पास करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे क्या होता है कि 3 लैटिट्यूड पास करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो वो कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों क्या होते हैं कि पास करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कह रहा है सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। कह रहा है कि पृथ्वी का जो सबसे बड़ा क्या है, रेगिस्तान है ना, मरुस्थल है, जो कौन सा है, सहारा डेजर्ट है, वो कहाँ पे है, अफ्रीका में सिचुएटेड है। कह रहा है कि पृथ्वी का जो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कहाँ है, सहारा डेजर्ट है, और ये सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। कह रहा है कि ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये हर तरफ से क्या होता है, ओशियन और सी से घिरा हुआ है, ये ओशियन और सी से घिरा हुआ है। कह रहा है कि यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू द अफ्रीका। कह रहा है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर नाइल भी क्या होता है, अफ्रीका से फ्लो करता है। वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस द मैप ऑफ अफ्रीका। अब कह रहा है कि फिर से कह रहा है कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो क्या करता है कि वो जो है अफ्रीका से पास करता है। अब अगर हम लोग बात करें, अगर हम इसके क्या करेंगे, अगर वेस्ट में बढ़ेंगे तो फिर कौन सा आ जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर में जो है नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो क्या है, तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका जो है वो क्या है, तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये साउथ अमेरिका से लिंक्ड है ना, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पैनामा। कह रहा है अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है आपस में एक पतला सा लैंड मास के द्वारा इंटरकनेक्टेड है, पतला सा लैंड मास के द्वारा क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इसको ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है ना। तो ये जो पतला सा लैंड मास है, ये देख सकते हैं, छोड़ा पतला सा लैंड मास से इसको हम लोग इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं, जिसके द्वारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका क्या है, आपस में जुड़ा हुआ है। इस्थमस ऑफ पनामा वो जो पतला सा जो भूभाग का पार्ट है जो क्या करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में कनेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नदर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कह रहा है कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फीयर में है। ये किस भाग में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न पार्ट में है। और कहाँ पे है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये कहाँ पे है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है और नदर्न हेमिस्फीयर में है। 3 ओशियन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। कह रहा है कि 3 ओशियन क्या करती है, नदर्न हेमिस्फीयर को सराउंड करती है। अगर हम लोग इसके ओशियंस का बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के अगर हम लोग बात करें ईस्ट के तरफ कौन हो जाएगा, एटलांटिक ओशियन हो जाएगा। अगर इसके वेस्ट का बात करें तो वेस्ट में पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। अगर हम इसके नॉर्थ का बात करें, ऊपर वाला भाग में बात करें तो आर्टिक ओशियन हो जाएगा। तो इस तीनों ओशियन से क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका घिरा हुआ है। चलिए ये आप देख सकते हैं, ये इस्थमस ऑफ पनामा है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा में है। तो अगर हम लोग इसके वेस्ट में बात करें तो एटलांटिक ओशियन, ईस्ट में बात करें पैसिफिक ओशियन, ऊपर बात करें तो आर्टिक ओशियन। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब हम लोग आगे देखेंगे साउथ अमेरिका के बारे में। कह रहा है साउथ अमेरिका जो है वो पूरी तरह से क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में। साउथ से पता ही चलता है कि अमेरिका जो साउथ अमेरिका है वो किस हेमिस्फीयर में है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। विच 2 ओशियन सराउंड इट, ईस्ट एंड वेस्ट। अब कह रहा है कौन सा ओशियन जो है साउथ अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट में। अगर हम लोग इसके क्या करेंगे, ईस्ट का बात करें, ये साउथ अमेरिका, अगर हम लोग ईस्ट का बात करेंगे तो इधर हो जाएगा एटलांटिक। कौन सा हो जाएगा, एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन है ना। अगर हम लोग इधर बात करेंगे तो इधर कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन। इधर है पैसिफिक ओशियन। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एंड्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू आउट द लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम लोग क्या करेंगे, जो पूरे विश्व का जो सबसे लंबा
जो सबसे लंबा पर्वत है वो कौन सा, एंड्स माउंटेन है, जो क्या होता है कि ऐसे करके देख सकते हैं, ऐसे करके ये क्या होता है यहाँ पे नॉर्थ से लेके साउथ तक रन करता है। ये एंड्स माउंटेन जो है ये नॉर्थ से लेके मतलब साउथ अमेरिका के नॉर्थ से लेके इसके साउथ तक ये क्या करता है, रन करता है। इसके वेस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ, इसके वेस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या करता है, ये रन करता है। और साउथ अमेरिका में क्या होता है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर अमेजन। अब देखिए अमेजन जो नदी है ना, अगर हम लोग अमेजन नदी का बात करें तो अमेजन नदी क्या होती है, इधर से निकलती है अमेजन नदी और क्या करती है, ये पूरा इस तरह से ये क्या करती है, अमेजन बेसिन बनाती है। ये क्या करती है, अमेजन बेसिन। मतलब क्या होता है कि अगर क्या कर इसका बात करें ईस्ट के तरफ से, साउथ अमेरिका के ईस्ट के तरफ से ये निकलती है ना, और क्या होता है ये इधर आके पैसिफिक ओशियन में गिर जाती है। तो क्या करती है ये, अगर हम लोग अमेजन रिवर का बात करेंगे तो साउथ अमेरिका की ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक क्या करती है, रन करती है। और ये सबसे लंबी नदी है, ये सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या है कि सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, ये हमारी क्या है, अमेजन रिवर है। चलिए अगर हम लोग आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये पूरी तरह से क्या है, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है और ये हर तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है। ये ओशियन से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। ये चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें अंटार्कटिका का, तो अंटार्कटिका भी क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ये भी क्या है, पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में है। और ये साउथ पोल जो है ना, साउथ पोल इसी कॉन्टिनेंट के सेंटर में लोकेटेड है। तो कोई भी पोल, चाहे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वहां पर क्या होता है, सूर्य का रोशनी नहीं पहुंच पाता। तो वहां पर क्या होता है, सालों भर बर्फ से वो ढका हुआ रहता है। तो वही अंटार्कटिका है, क्योंकि ये इसके सेंटर के में, इसके केंद्र में क्या है, साउथ पोल है। तो वो क्या होगा, सालों भर बर्फ से ढका है, तो यहाँ पर लाइफ नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, लोग नहीं होते हैं, लोग बसते नहीं हैं। कह रहा है कि परमानेंटली जो है वो कवर होता है बर्फ से। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका। कह रहा है बहुत सारा देश क्या करता है, अपना रिसर्च स्टेशन यहाँ पर स्थापित किया है अंटार्कटिका में। और भारत का जो रिसर्च स्टेशन है वो मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री है ना, मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री है। अब हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, पृथ्वी का जो जल वाला भाग है, जो जल वाला भाग है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। मतलब पृथ्वी का वैसा भाग जो क्या होता है, जल जहां पर है ना, वाटर कवर्ड, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज कवर्ड बाय वाटर, दैट इज नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। कह रहा अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, 29% विथ लैंड। कह रहा है अगर हम लोग अर्थ का बात करें तो अर्थ का जो है, अगर हम लोग बात करें अर्थ का, तो 71% जो पार्ट है वो क्या है, इसका पानी से ढका हुआ है। और 29% में ही क्या है, लैंड मासेस है, कॉन्टिनेंट्स है। कह रहा है हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है कि ये हाइड्रोस्फीयर में कंसिस्ट ऑफ वाटर, मतलब वाटर कंसिस्ट होता है। अगर हाइड्रोस कहाँ से आया, पानी से हाइड्रोस्फीयर आया। मतलब हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, पानी का हर वो फॉर्म हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। कह रहा है एज रनिंग वाटर इन ओशियन एंड रिवर्स, इन लेक्स, आइस, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, ऑल कंप्राइजेज हाइड्रोस्फीयर। कह रहा है चाहे वो पानी समुद्र का हो, है ना, चाहे वो नदी का हो, तालाब का हो, झील का हो, या तो क्या हो कि वो वाटर वेपर के फॉर्म में हो, या वो बर्फ से ढका हुआ जो पहाड़ हो, आइसबर्ग हो, ग्लेशियर्स हो, वो सारा का सारा क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत ही आता है। मतलब पानी का कोई भी भाग, कैसा भी भाग पृथ्वी पे पाया जा रहा है तो वो हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत ही आएगा, चाहे वो लैंड मास के बीच में ही क्यों ना हो, वो क्या होगा, हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है ना। मतलब क्या होगा, ना सिर्फ ओशियन, ना सिर्फ सी, है ना, मतलब जितना भी ग्लेशियर्स है, जितना भी ग्लेशियर्स है, रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, वो सारा हाइड्रोस्फीयर है। और इवन जो वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है वो भी क्या है, हाइड्रोस्फीयर ही है। कह रहे 97% जो अर्थ का वाटर है वो क्या होता है कि ओशियंस में पाया जाता है।
अब अगर हम लोग बात करें, पृथ्वी पे 97% जो पानी का हिस्सा है वो ओशियंस में पाया जाता है, और कह रहा है कि ये काफ़ी सॉल्टी होता है, ये खारा होता है, नमकीन होता है, जो क्या होता है कि ह्यूमन कंजम इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इंसानों के द्वारा जो है ये पानी इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। कह रहा है लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड द ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड वाटर, वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल फ्रेश फॉर ह्यूमन यूज। कह रहा है कि बाकी जो बचा 3%, तो 3% में भी जो ज़्यादा भाग है वो क्या होता है, आइसबर्ग के फॉर्म में है। अब पहाड़ पे थोड़ी ना इंसान जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, ग्लेशियर्स को पिघला पिघला के क्या करेगा, उस पानी का इस्तेमाल करेगा, वो भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है कि बाकी जो परसेंटेज है वो लगभग 1% बचा, तो वही 1% क्या होता है, फ्रेश वाटर है, जो इंसान क्या करता है, यूज करता है। इसीलिए क्या 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 कहा जाता है, सेव वाटर। वाटर का स्कार्सिटी नहीं करना चाहिए, मतलब वाटर का दिक्कत है। अब आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी पे इतना ज़्यादा पानी है, लेकिन क्या होता है, वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या कहा जाता है कि पानी बचाओ, है ना, पानी को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है वो 1% है। बाकी जो 2% फ्रेश वाटर का है वो तो आइसबर्ग के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, उसको हम लोग कहाँ यूज करने वाले हैं, कर ही नहीं सकते हैं, है ना। वो जब मेल्ट होके जब क्या होगा, रिवर्स से फ्लो करेगा, तो क्या होगा, वो लैंड मासेस तक पहुंचेगा हमारे यूज के लिए। और ये क्या हुआ, ब्लॉक्स के फॉर्म में ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दिखाया गया है। अब आप मैप की मदद से समझ सकते हैं, हम लोग मैप को पढ़ चुके हैं। तो ये जो भाग है ये क्या है, सबसे वेस्टर्न भाग है, तो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, है ना, ये स्थमस ऑफ पनामा हो गया, जिससे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर हम लोग ये वाला पार्ट करें तो ये क्या, अफ्रीका है, ये क्या है, एशिया और यूरोप क्या है, कनेक्टेड है। अगर हम लोग वेस्ट की तरफ बात करें तो यूरोप है, और ईस्ट की तरफ बात करें तो एशिया है, और क्या है यहाँ पर, अगर हम लोग एशिया के क्या करेंगे, अगर हम लोग साउथ में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, और साउथ पोल के पास जो कॉन्टिनेंट है वो अंटार्कटिका है। चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं ओशियंस के बारे में। हम लोग लैंड मास के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर इंटरकनेक्टेड। कह रहा है ओशियंस जो है वो क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है, जो क्या आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम लोग ओशियंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ओशियंस क्या है, सब ओशियन आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग, देयर आर द 3 मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर वेव्स, द टाइड्स, द ओशियन करंट। अब कह रहा है कि जो ओशियन का जो पानी होता है वो क्या होता है, लगातार मूवमेंट रहता है, ऐसा नहीं कि स्थिर है, वो स्थिर नहीं रहता है। अब स्थिर नहीं रहने के पीछे क्या कारण है, अब देखिए समुद्र तो जो है वो क्या है कि इक्वेटर के पास भी है, और क्या होता है कि जो समुद्र है वो क्या होता है, पोल्स के पास भी है। अब इक्वेटर के पास जो ओशियन है उसका पानी क्या होगा, सन रेज वहाँ पे डायरेक्ट फॉल कर रहा है, वहाँ का पानी ज़्यादा गर्म हो जा रहा है ना। तो ज़्यादा गर्म होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे वाष्पीकरण होगा, और क्या होगा कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब वहाँ पर क्या होगा कि जो पोल्स से पानी क्या करेगा, वो मूव करेगा उसको ऑक्युपाई करने के लिए, इसलिए क्या होता है, ये हमेशा क्या करता है, रोटेशन चलता रहता है, चलता रहता है। अब अगर हम लोग बात करें 5 जो ओशियन है वो कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशियन हो गया, एटलांटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, सदर्न ओशियन हो गया, और आर्कटिक ओशियन हो गया। अगर हम लोग इंडियन ओशियन का बात करें तो इंडियन ओशियन एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी भी देश के नाम पे रखा गया है ना, जो किसी भी देश के नाम पे रखा गया है। तो काफ़ी ये क्या गौरवान्वित करता है भारत में रहने वाले लोग को, क्या कि एक ओशियन जो है वो क्या है, उनके ही देश के नाम पर नामकरण किया गया है। अगर हम लोग सबसे बड़ा ओशियन का बात करेंगे तो पैसिफिक ओशियन है, जो क्या है, सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। पैसिफिक ओशियन जो है सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, और कह रहा है कि ओवर 1/3 रीजन ऑफ द अर्थ, कह रहा है कि पृथ्वी का 1/3 रीजन में सबसे बड़ा ओशियन है। कह रहा है कि पृथ्वी का 1/3 रीजन जो है वो क्या होता है, पैसिफिक ओशियन है, मतलब 33% हिस्सा लगभग जो है पृथ्वी का वो पैसिफिक ओशियन से ही कवर्ड है। मेरीना ट्रेंच, ये हम लोग देख चुके हैं कि मेरीना ट्रेंच जो है सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, है ना, 11,022 मीटर इसका डेप्थ है। और पैसिफिक ओशियन जो है ये क्या होता है, ज़्यादातर मतलब क्या होता है, इसका जो शेप है वो क्या है, सर्कुलर है, सर्कुलर है। अब ये किससे किससे कौन कौन से कॉन्टिनेंट को ये टच करता है, तो एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया,
नॉर्थ और साउथ अमेरिका से ये क्या है, घिरा हुआ है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका से ये घिरा हुआ है। ये हम लोग देख चुके हैं, जब पैसिफिक ओशियन का लोकेशन हम लोग मैप में देखे थे तो देख चुके थे इन सारे कॉन्टिनेंट से ये घिरा हुआ है। अगर हम लोग दूसरा बात करें तो एटलांटिक ओशियन ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है और इसका जो शेप है ये एस शेप्ड का है ना। एटलांटिक ओशियन जो है ये क्या है, एस शेप्ड का है। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसके वेस्ट में है। अगर हम लोग ईस्ट में बात करें तो यूरोप है और अफ्रीका है। यूरोप और अफ्रीका जो है इसके ईस्टर्न साइड में है। एटलांटिक ओशियन के ईस्टर्न साइड में कौन सा है, यूरोप हो गया नॉर्थ की तरफ, और थोड़ा सा अगर हम लोग साउथ की तरफ का बात करें तो कौन सा है, अफ्रीका है। और इसका शेप जो है वो क्या है, एस शेप का है। द कोस्टल लाइन ऑफ एटलांटिक ओशियन इज हाईली इंटेंडेड। दिस इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर द नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट्स। अब कह रहा है कि इसका जो पोर्ट्स है, इसका जो कोस्ट लाइन है, तट है, वो क्या कह रहा है, इरेगुलर है, इसीलिए जो है ये नेचुरल बंदरगाह होता है ना। प्राकृतिक बंदरगाह जिसको हम लोग कहते हैं वो क्या होता है, ऐसे पोर्ट्स पे पाए जाते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो क्या है, हमारे एटलांटिक ओशियन में देखने को मिलते हैं। कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट। कह रहा है कि अगर हम लोग व्यापार के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखेंगे तो एटलांटिक ओशियन जो है क्या हो रहा है कि चूंकि ज़्यादातर जो व्यापार होता है वो क्या होता है, यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है। तो ये क्या होता है, यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका के बीच में जो ओशियन है वो क्या है, एटलांटिक ओशियन है। इसलिए सारा जो सबसे ज़्यादा जो बिजी ओशियन माना जाता है वो एटलांटिक ओशियन माना जाता है। व्यापार के दृष्टिकोण से जो है सबसे ज़्यादा जो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो बिजी ओशियन माना जाता है वो एटलांटिक ओशियन को ही माना जाता है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें अपने इंडियन ओशियन का, तो इंडियन ओशियन जो है वो ऐसा मात्र एक ओशियन है जो किसी भी देश के नाम पे रखा गया है। और इसका जो शेप है वो क्या होता है, लगभग ट्रायंगुलर शेप का, त्रिकोण इसको हम लोग कहते हैं ना। तो ये क्या है, लगभग ट्रायंगुलर शेप का है ये इंडियन ओशियन। और कह रहा है कि इसके नॉर्थ में अगर हम लोग बात करें तो एशिया है, इसके वेस्ट में अफ्रीका है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। इंडियन ओशियन के नॉर्थ में क्या है, एशिया है, इसके वेस्ट में अफ्रीका है और इसके ईस्ट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगर हम लोग बात करें तो सदर्न ओशियन इन सर्किल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका। कह रहा है कि जो सदर्न ओशियन है वो किसको कवर करता है, अंटार्कटिका को। और कह रहा है नॉर्थवर्ड टू द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और कह रहा है कि 60 डिग्री से नीचे कौन सा है, साउदर्न ओशियन है। 60 डिग्री लैटिट्यूड से जो है वो कहाँ पे है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बात करेंगे, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका रीजन में ये कौन सा है, ये सदर्न ओशियन यहाँ पर फ्लो करता है। अगर हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ का बात करें तो नॉर्थ पोल की तरफ कौन सा ओशियन है, आर्टिक ओशियन। नॉर्थ पोल की तरफ जो ओशियन फ्लो करता है वो आर्टिक ओशियन करता है। तो आर्टिक ओशियन जो है वो क्या होता है कि ये सराउंड करता है नॉर्थ पोल को और ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशियन से एक नैरो ट्रेंच के द्वारा, जिसको हम लोग बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। तो पैसिफिक ओशियन जो है वो आर्टिक ओशियन से क्या होता है कि पतला सा धार उसमें क्या होता है जाके मिला हुआ है, जिसको हम लोग कौन सा कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। अब दो लैंड मास के बीच में क्या होता है, कोई वाटर बॉडी आपस में आके कनेक्टेड होता है तो उसको हम लोग स्ट्रेट कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। अगर उसी तरह हम लोग बात करें कि दो मतलब क्या होता है, दो लैंड मास है ना, दो लैंड मास आपस में पतले जमीन के हिस्सा से कनेक्टेड है वाटर बॉडीज के बीचों बीच, तो उसको हम लोग इस्थमस कहते हैं। इट इज बाउंडेड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोसिया। कह रहा है कि ये क्या होता है, घिरा हुआ है नॉर्दर्न कोस्ट नॉर्थ अमेरिका का और यूरोसिया से। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर को। अगर हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिससे क्या हमारा पृथ्वी ढका है। कह रहा अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। कह रहा हमारा जो पृथ्वी है वो क्या हो रहा है, गैस के लेयर से ढका हुआ है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब ये ब्लैंकेट है ना, कंबल रूपी एक चादर है जो क्या करता है, पूरी पृथ्वी को ढका हुआ है, पूरे पृथ्वी को कवर किया हुआ है। कह रहा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट, इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। अब कह रहा है ये एटमॉस्फेयर पहली चीज तो क्या है कि इसी के वजह से हम लोग श्वास ले सकते हैं, है ना, और जीवित हैं। अगर दूसरा इसका फायदा देखा जाए तो हार्मफुल जो रेज है ना,
जो सन से जो हार्मफुल रेज आती है उससे भी हमको बचाता है। उससे भी हमको कौन बचाता है? एटमॉस्फेयर का बहुत सारा लेयर होता है, ओजोन लेयर है, जो क्या करता है? हार्मफुल रेज से हमको क्या करता है? बचाता है। आगे बोलता है कि एटमॉस्फेयर जो है इसका हाइट जो होता है वो 1600 किलोमीटर है। मतलब अगर हम इसका एल्टीट्यूड का बात करें, एटमॉस्फेयर का हाइट जो होता है सी लेवल से 1600 मीटर तक होता है, 1600 किलोमीटर तक जो है इसका एल्टीट्यूड होता है। आप इमेजिन कीजिए 1600 किलोमीटर तक जो है इसका हाइट होता है। कह रहा है एटमॉस्फेयर जो है डिवाइड किया जा सकता है इसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, इसके टेम्परेचर और अलग अलग प्रॉपर्टीज में हम लोग एटमॉस्फेयर को भी फर्दर डिवाइड करते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो सबसे निचला हिस्सा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो इन सारे लेयर्स में भी हम लोग क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर को फर्दर बांटते हैं। कह रहा लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर, द मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। कह रहा है कि अगर हम लोग एटमॉस्फेयर को बांटना शुरू करें तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर सबसे निचला लेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, फिर कौन सा हो जाएगा? मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और फाइनली सबसे लास्ट में सबसे पृथ्वी के तल से दूरी वाला जो लेयर होगा वो एक्सोस्फेयर होगा। कह रहा है एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक्स अप 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर। कह रहा है अगर हम लोग एटमॉस्फेयर का बात करें, एयर के कंपोजिशन का बात करें, तो एयर का जो कंपोजिशन है वो क्या होता है कि सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों गैसेस के मिलने से ही 99% एयर कंप्लीट हो जाता है। बचा 1%, तो 1% जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि 78% कौन सा है? गैस नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है और 21% जो है वो ऑक्सीजन है। 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ द लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आगे कह रहा है कि श्वास लेने के लिए हम किस गैस का जरूरत पड़ता है? श्वास लेने के लिए हमको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो ऑक्सीजन लाइफ लाइन है ना, मतलब अर्थ का लाइफ लाइन है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहता, 21% ऑक्सीजन नहीं रहता, तो हम आप बैठ के यहाँ पे क्लास में थोड़ी ना अटेंड कर रहे होते, है ना। ये पृथ्वी ही नहीं रहता, यहाँ पर बायोस्फीयर ही नहीं रहता, जिंदगी ही नहीं रहता। और कह रहा है कि बाकी जो बचा 1% कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्रिटिकल, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या करता है? हीट को ट्रैप करता है। जब सूर्यास्त हो जाता है, रात के समय भी आपको जो गर्मी महसूस होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसके वजह से क्या होता है? रात के समय भी वार्मथ रहता है ना। वार्मथ मतलब वो वाला गर्मी नहीं, बेचैनी वाला नहीं, मतलब जो गर्माहट रहता है पृथ्वी में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के कारण है। लेकिन इसका परसेंटेज अगर ज़्यादा बढ़ पाएगा तो क्या होगा? वहाँ पे आइसबर्ग मेल्ट करने लगेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है? माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या करता है? ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और प्लैनेट को क्या करता है? गर्म रखता है। और जो क्या होता है, किसी भी प्लांट्स के एसेंशियल है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वहाँ भी इसका आवश्यकता है। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होता तो क्या होता है? भोजन अपना क्या होता है? हरा पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन नहीं बना पाता। भोजन नहीं बना पाता तो ये क्या होता है? फूड वेव नहीं होता, फूड साइकिल नहीं होता, तो हम लोग भी नहीं होते शायद। कह रहा है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज फ्रॉम हाइट। अब कह रहा है कि जो घनत्व होता है एटमॉस्फेयर का वो हाइट से क्या करता है? वेरी करता है। हाइट से क्या करता है? वेरी करता है। कह रहा है मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। कह रहा है एटमॉस्फेयर का जो सबसे डेंसिटी ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा जो डेंसर रहता है वो कहाँ पर रहता है? सी लेवल। सी लेवल पे क्या होता है? सबसे निचला लेयर होता है ना, मतलब वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर रहेगा, तो सी लेवल पे क्या होता है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी वहाँ पर रहता है एयर का। और जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एयर का डेंसिटी कम होता चला जाएगा। इसीलिए जो क्या होता है, जो लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं उनको क्या होता है? सांस लेने में कठिनाई होती है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर को क्या करते हैं? कैरी करते हैं ना। हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? डेंसिटी एयर का कम हो जाता है और वहाँ पर सांस लेने में समस्या होती है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड। कह रहा है कि तापमान में भी कमी आती है। टेम्परेचर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, कोई भी हिल स्टेशन सुने कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हिल स्टेशन क्या होता है? अगर सेम लैटिट्यूड पे भी लाई कर रहा है
फिर भी वहाँ पर क्या होता है कि जो समतल भूमि होती है प्लेस वाले रीजन के कंपैरिजन में हिल स्टेशन में क्या होता है, तापमान कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। इसलिए गर्मी के समय में, गर्मी की छुट्टियों में बहुत सारे टूरिस्ट क्या होते हैं, हिल स्टेशन विजिट करते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत सुहाना रहता है, वहाँ पर क्या होता है कि कम टेम्परेचर रहता है। कह रहा है सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर। कह रहा है एयर जो है वो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, उसी को विंड कहते हैं, है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करता है, हवा मूव करता है, उसी को क्या करते हैं, विंड कहते हैं। अब बायोस्फीयर देखिए, बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जिसमें क्या होता है, लैंड, वाटर और एयर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा आपको चित्र दिखाया गया है, चित्र के माध्यम से समझाया गया है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर किसको कहते हैं, पानी वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, है ना। अब इसके ऊपर भी क्या होगा, एटमोस्फेयर है। इस सारे के ऊपर क्या है, एटमोस्फेयर है, मतलब एयर का ब्लैंकेट है। अब जितना भी प्राणी है ना, चाहे पेड़ पौधा हो गया, चाहे वो समुद्र के अंदर हो, चाहे वो क्या होगा धरती पर हो, वो क्या होता है, हवा के एक चादर से ढका हुआ, जिससे उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। अब जो पानी में रहने वाला है वो तो हाइड्रोस्फीयर में रह जाएगा, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो क्या होगा, लिथोस्फीयर पे रहेगा, पहाड़ पे रहेगा, जमीन पे रहेगा, रेगिस्तान में रहेगा, है ना, पठार पे रहेगा। तो वो भी क्या होता है, वो भी पानी पीने के लिए उसको जरूरत है, तो वो क्या होगा, वाटर का कोई भी फॉर्म हाइड्रोस्फीयर हो गया, जमीन क्या हो गया आपका, लिथोस्फीयर हो गया, और एयर क्या हो गया, वहाँ पर एटमोस्फेयर हो गया। और ये सारा जब कहाँ पर कंबाइन कर जाएगा, उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पर लाइफ होता है, जहाँ पर जिंदगी होता है, उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है, नैरो जोन है, जहाँ पर क्या होता है, लैंड, वाटर और एयर कांटेक्ट में आते हैं, और इस जोन में क्या करता है कि जिंदगी रहता है, जिंदगी यहाँ पर पॉसिबल होता है। इसीलिए पृथ्वी को जो है एक यूनिक प्लेनेट बोला जाता है, क्योंकि बाकी सब ग्रह में क्या होता है, जिंदगी नहीं है, लेकिन हमारे पृथ्वी पे क्या है, लाइफ है, देयर इज ए लाइफ, है ना। इसलिए हम आप बैठ के क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो लाइफ के वजह से ही क्या होता है कि पृथ्वी को यूनिक प्लेनेट बोला जा रहा है। आगे बोलता है स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। अब कह रहा है यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के क्या होता है, यहाँ पर जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, एक सेल्स वाला भी ऑर्गेनिज्म मिलता है आपको, और यहाँ पर ब्लू व्हेल भी मिलती है ना। मतलब बायोस्फीयर में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलता, अमीबा भी मिलेगा, और आपको क्या होगा, ह्यूज मैमल्स, एलिफेंट मिलेगा लैंड पे रहने वाला, ब्लू व्हेल मिलेगी, है ना। तो ये सारा का सारा आपको मैमल्स क्या होगा, या रेप्टाइल्स बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, ये सारा मैमल्स जो है, ये जो जंतु हैं, ये क्या करेंगे, आपको यहाँ पर बायोस्फीयर में मिलेंगे। कह रहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड द बायोस्फीयर। कह रहा कि बायोस्फीयर से इंसान भी क्या लिंक्ड है ना, इंसान भी जीवित है, तो वो भी एक दूसरे से क्या करता है, इंट्रैक्शन बनाए हुए हैं। इसीलिए क्या होता है, उसको भी पानी की आवश्यकता है, उसको भी क्या कर रहा है कि वो खाने के लिए क्या करता है, प्लांट्स पे निर्भर है ना। प्लांट्स फूड क्या होता है, प्लांट पे या एनिमल पे खाने के लिए निर्भर है। वहाँ पर ऑक्सीजन के लिए किस पे निर्भर है, वो प्लांट्स पे निर्भर है। तो ये सारा क्या होता है, इंट्रैक्शन बना हुआ है इंसान के साथ भी। कह रहा है ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब अगर हम लोग बायोस्फीयर में भी बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको दो पार्ट में बांटा जाता है ना, इनको दो कैटेगराइज किया जाता है, दो कैटेगरी में बांटा जाता है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में इसको बांटा जाता है। कह रहा है द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर। कह रहा है ये तीनों क्या करते हैं, जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमोस्फीयर, ये सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते रहते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर जंगल को आप काटेंगे, है ना, लकड़ी का ज़रूरत है आपको, जंगल को काटेंगे, आप क्या करेंगे, ज़मीन को साफ करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, रिमूवल ऑफ द सॉइल फ्रॉम द स्लोप, सिमिलरली द अर्थ सरफेस में चेंज ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक। अगर आप लगातार पेड़ को काटेंगे, मिट्टी को ढीला करेंगे तो क्या होगा, भूकंप आ सकता है। प्लेट के हिलने से क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होता है उसमें जो मूवमेंट होता है उसके कारण क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। कह रहा है देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ द लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। अब कह रहा है कि बहुत बड़ा भाग क्या होता है कि अगर पानी का अगर क्या होगा, पानी का भाग क्या होता है, कभी कभी ज़मीन को पूरा ढक लेती है ना। जैसे सुनामी में हुआ था रिसेंटली, क्या हुआ था कि निकोबार आइलैंड्स का बहुत बड़ा पार्ट जहाँ पर क्या होता है कि
जो सबसे साउदर्न टिप था भारत का, है ना, जो सबसे साउदर्न जो टिप था इंदिरा पॉइंट, वो क्या हुआ कि समर्ज हो गया, पानी में डूब गया पूरी तरह से। निकोबार था वो सुनामी में डूब गया, है ना। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज, इट डैमेज। अगर पानी को आप दूषित कर रहे हैं, नदी में आप क्या हो रहा है, कूड़ा करकट, है ना, पूजा पाठ का सामान जाके फेंक जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, अनसुटेबल कर रहा है। इंसान तो फिर भी थोड़ा चतुर प्राणी है, वो क्या करेगा, वैसा पानी को जल्दी कंज्यूम नहीं करेगा। जो लोग उस पर निर्भर भी है वो भी क्या करेंगे, छकनी लगा के छाँक वाक के साफ करके बॉयल करके पिएंगे। लेकिन जो जानवर उसमें रह रहे हैं, है ना, जो गाय भैंस बकरी क्या कर रही है, उस पानी को पी रही है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो तो उसका जीवन तो वहाँ पर आप नष्ट कर रहे हैं, तो दूषित नहीं करना चाहिए। कह रहा है इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट। अब कह रहा है कि बहुत सारा धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज से क्या करता है, बहुत सारा धुआं निकलता है जो क्या करता है, एयर को पॉल्यूट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है एयर का। पॉल्यूशन का जो बहुत बड़ा भाग होता है वो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अगर क्या होगा, अगर लेवल बढ़ जाएगा, है ना, एटमॉस्फेयर में अगर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने लगेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगा। क्योंकि क्या करता है, ये हीट को सोखने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट को सोखने का काम करता है। वातावरण ज़्यादा गर्म होने लगेगा तो क्या होगा, जो बर्फ से ढका हुआ चट्टान है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, और पिघल के क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। तो इस पे ध्यान देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आइसबर्ग मेल्ट करने लगेगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, तो आप समझ सकते हैं क्या क्या समस्या हो सकती है। There is thus a need to limit the use of resources of the earth, maintain the balance of the nature between the domain of the lithosphere, atmosphere and the hydrosphere। इसलिए आपको ज़्यादा लालच नहीं करना, इंसान को ज़्यादा लालची नहीं होना, अपना स्वार्थी नहीं होना है कि ज़्यादा यूज कर लिए, हाइड्रोस्फेयर को वेस्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को, लिथोस्फेयर को, पेड़ को अंधाधुंध काट रहे हैं, है ना, वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को क्या कर रहे हैं, बहुत सारा गैस छोड़ रहे हैं इंडस्ट्री से। तो ये सारा का सारा जो ये बायोस्फीयर का साइकिल है, इसको डिस्टर्ब कर देगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर ज़िंदगी जीने में बहुत सारी कठिनाई होगी। तो इसी के साथ जो डोमेन्स ऑफ अर्थ है ना, ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।